नमस्कार। चहल के स्टेट पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कंबाइंड सीरीज में दोनों स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए हम जो करंट अफेयर सीरीज ले रहे हैं वो एक साथ दोनों के ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो नेचर है करंट अफेयर्स पूछने को लगभग एक जैसा समान नेशनल लेवल का रहता है। तो उसी नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जो जॉइंट सीरीज लेके आए हैं करंट अफेयर्स की, आज इसी करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे वित्त आयोग अर्थात फाइनेंस कमीशन। और जब फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन हमको पता है कि जो हमारा वित्त आयोग है वो 16 वित्त आयोग का गठन इस बार केंद्र सरकार के माध्यम से कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना कर दिया। अब वित्त आयोग को समझिए, वित्त आयोग क्या होता है। हर 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग की स्थापना करी जाती है। वित्त आयोग फिर अपनी एक रिपोर्ट प्रेक्षित करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर अगले 5 वर्षों के लिए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगले 5 वर्षों के लिए जो भारत का वित्त आयोग का संसाधन, उनका वितरण किस प्रकार से चलेगा, वो वित्त आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर चलता है। लेकिन वित्त आयोग की रिपोर्ट अपने आप में अंतिम नहीं है। संसद इनमें किस प्रकार के संशोधन कर सकता है या संसद इसको किस प्रकार से लेता है, वह संसद की डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करता है। तो वित्त आयोग की किसी रिपोर्ट या रपट पर या उसके अनुशंसा पर संसद परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। अब देख लीजिए, समझ लीजिए। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत 16 वित्त आयोग का गठन कर दिया है। वित्त आयोग कौन सा लगा? 16वां आयोग। अर्थात जब से भारत रिपब्लिक हुआ है, हमारा संविधान अस्तित्व में आया है, उस संविधान के अस्तित्व होने के बाद से अब तक 16 वित्त आयोग की स्थापना करी जा चुकी है। और अध्यक्ष जो इस बार है वो अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया अर्थात वर्ष 2015 में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया, उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, वह अरविंद पनगड़िया बने थे। और अरविंद पनगड़िया को ही इस बार 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ध्यान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है उपाध्यक्ष। तो हमको पता था कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए नीति आयोग का जो कार्यकारी व्यक्ति होता है, जो लगातार उनके कार्यों को देखता और समझता है, वह होता है उसका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सबसे पहले बने थे अरविंद पनगड़िया। वही अरविंद पनगड़िया इस बार 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले हैं। सचिव कौन होंगे? कर्तव्य रंजनम पांडे होंगे इसके सचिव। और सदस्यों में अब नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं: अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, NC जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांड्या। तो इस प्रकार से 4 लोग ये हो गए और एक हो गए अरविंद पनगड़िया। तो 5 लोगों का ये समूह हो गया। इस 5 लोगों के समूह के लिए जो सचिव का काम करेंगे वो करेंगे कर्तव्य रंजनम पांडे। और इस प्रकार से ये 6 लोग के नाम हम लोगों के सामने निकल कर आते हैं। इसमें जो 2 नाम महत्वपूर्ण है वो हैं, एक अरविंद पनगड़िया और दूसरा है कर्तव्य रंजन पांडे। अजय कुमार झा, सौम्या कांति घोष, NC जॉर्ज मैथ्यू, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और मनोज पांडा। ये 4 लोग मिलकर अरविंद पनगड़िया के साथ 16 वित्त आयोग के कार्यकारी समूह की स्थापना करते हैं। इस कार्यकारी समूह के लिए सचिव का काम करेंगे वो कार्तिक रंजनम पांडे करेंगे। आगे देखते हैं। अब कार्यक्षेत्र क्या है, तो अब इसको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान से देख लीजिए। ये इसके कार्यक्षेत्र यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्हीं के लिए वित्त आयोग की स्थापना करी जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। अगर कोई एक जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में 5 घर एक साथ हैं, तो दादाजी क्या करेंगे या परिवार के जो हेड क्या करेंगे, वो किसी एक को अधिगत करेंगे, पता करेंगे, भाई पता करो। संभवतः पत्नी से पूछा जाता है कि 4 लड़कों की स्थिति ठीक ठाक चल रही है। तो कुछ ऐसे ही अपना वित्त आयोग है। जो वित्त आयोग क्या करेगा? केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करेगा। तो वित्त आयोग आपको बताएगा कि किसी राज्य पे इस समय ऋण की स्थिति कितनी चल रही है, भारत सरकार पे उसके कितनी आश्रित है, और भारत सरकार को उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, हम करों का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, इनमें किन में सुधार और प्रकार से किया जा सकता है। ये सारे काम वित्त आयोग करेगा। तो सबसे पहले वो वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की अनुशंसा करेगा। तो करों का विभाजन, शुद्ध करों का विभाजन किस प्रकार से होगा, उसकी जो अनुशंसा करेगा वो आपका वित्त आयोग करेगा। ओके, तो कौन करेगा अनुशंसा? तो अनुशंसा इसकी वित्त आयोग करेगा। किससे करेगा? करों के बीच करों के बंटवारे की अनुशंसा वित्त आयोग करेगा। और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने का सिद्धांत निर्धारित करना होगा। 2 काम यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सपोज करिए कि 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से वित्त आयोग बताएगा कि भैया देखो 52 रुपये केंद्र सरकार के पास रहेंगे और 48 रुपये राज्य सरकारों के पास रहेंगे। या हम इसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं और हम कहते हैं कि 100 रुपये हैं। जस्ट अ मिनट, हम कहते हैं कि 100 रुपये हैं
तो 100 रुपये में से 50 चले गए केंद्र के पास और 50 चले गए राज्यों के पास। अब ये राज्यों में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में हमारे पास दिल्ली है और पौंडीचेरी है, यानी कि हमारे पास विधानसभा के स्तर पर 30 राज्य हो जाते हैं जिनके पास अपनी विधायिका है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो खैर केंद्र के अधीन ही काम करेंगे। तो बात आ जाती है अब इन 30 प्रशासनिक इकाइयों की। इन 30 प्रशासनिक इकाइयों पे जो होलसेल 50 रुपये गए हैं उसमें से किस राज्य को अब कितना कितना पैसा मिलेगा उसका निर्धारण भी वित्त आयोग करेगा। उदाहरण के लिए यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है तो कहेंगे कि इसमें से 10 रुपये उत्तर प्रदेश के पास चले गए और 5 रुपये यूपी बिहार के पास चले गए, 5 रुपये बिहार के पास चले गए। यानी कि 50 रुपये में से 15 रुपये का चंक तो 2 ही राज्य ले गए क्योंकि इनके पास जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से यह 50 रुपये भी समान रूप से राज्यों के बीच में विभाजित नहीं होंगे। किस किस राज्य को कितना कितना चंक मिलेगा, कितना कितना शेयर या भाग मिलेगा, इसकी अनुशंसा भी वित्त आयोग करेगा। तो पहली बात वित्त आयोग करेगा वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, किसका, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है और राज्यों की वित्तीय स्थिति क्या है। इसके बाद जो शुद्ध करों का अर्जन होगा, अर्थात जो कर संकलन करने में जो भी एक्सपेंसेस या खर्चा व्यय है उसको उसमें से घटाया जाएगा। तो इस प्रकार समझिए कि 100 रुपये का कुल संकलन हुआ करों का, उस कर के 100 रुपये के संकलन को करने में 5 रुपये का खर्च आ गया तो 5 रुपये को माइनस करा जाएगा। तो शुद्ध रूप से आपके पास अब 95 रुपये बचे हैं। उन 95 रुपये का विभाजन पहले केंद्र और राज्यों के बीच में कराया जाएगा और मान लिया जाएगा कि 45 रुपये केंद्र सरकार के पास आ गए और 50 रुपये राज्यों के पास चले गए। तो अब राज्यों के बीच में 50 रुपये किस प्रकार से बटेंगे इसका निर्धारण भी इसकी अनुशंसा के आधार पर होगा, जिसके लिए सिद्धांत का निर्धारण वित्त आयोग के माध्यम से किया जाएगा। भारत की संचित नीति से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों की स्थापना भी यह करेगा। तो जो भारत की संचित निधि होती है जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें से भी राज्यों को जो अनुदान मिलेगा, राज्यों को सहायता जो अनुदान मिलेगा उसका नियंत्रण और उसके सिद्धांत तो उसका नियंत्रण भी वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर किए जाएंगे। तो ये 4 काम महत्वपूर्ण से हो जाते हैं। पहला वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन, दूसरा केंद्र और राज्य के बीच में करों का विभाजन, दूसरा राज्यों के मध्य में भी करों का विभाजन और तीसरा भारत की संचित निधि से राज्यों का अनुदान या सहायता किस प्रकार से दी जाए उसका सिद्धांत और नियंत्रण का कार्य प्रणाली भी वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। इसके बाद भी एक और महत्वपूर्ण काम बन जाता है, वो जो ये है कि इसके अलावा भी ऐसे कोई वित्तीय विषय जिन पर राष्ट्रपति को लगता है कि वित्त आयोग की हमसे विचार विमर्श यहाँ पे होना चाहिए और उसका एक विचार अनुशंसा के माध्यम से यहाँ पे आना चाहिए, तो वह विषय भी राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। नोट, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिश अनुशंसा करेगा। तो हम जानते हैं कि यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या इसमें सब में जो एक विषय निकल के आया है वो अब नया आया है, आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट। शॉर्ट में इसको डीएम बोल दिया जाता है। ये वो वाले डीएम नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन है। तो आपदा प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा विषय निकल के आया है। वह भी तब जब जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। तो जब जलवायु परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है तो जलवायु परिवर्तन भी अपने आप में एक आपदा लेकर आता है। तो उस आपदा प्रबंधन पर नोट, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण, तो आपदा प्रबंधन जब आएगा तो उसमें वित्त पोषण उसको किस प्रकार से किया जाएगा। अगर कोई चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी छोर के किनारों पर आ गया है तो जो जो राज्यों से प्रभावित हुए हैं, सीधी सी बात है कि वहाँ पे वित्त की हानि हुई होगी। तो वित्त हानि जो हुई है उनका पोषण अर्थात वह वित्त उनको किस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि वित्त की हानि इतनी अधिक न हो कि राज्य उसमें दब जाए, उस पर उचित अनुशंसा वित्त आयोग करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एन.के. सिंह थे। हम जानते हैं कि बहुत जाने माने ब्यूरोक्रेट से वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनी थी उसमें भी एक सदस्य के रूप में एन.के. सिंह रहे हैं और इसकी अवधि 2020-21 से 2025-26 तक थी। अब ये क्या है 2021-20 और 2025-26, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। वहाँ कैसे प्रारंभ होता है, वह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो चाहे कोई भी वर्ष हो 1 अप्रैल से उसका प्रारंभ होता है और वो चलता है 31 मार्च तक। कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2024 से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ है वो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यानी कि 1 वर्ष के कार्यकाल के समय में 2 वर्ष की अवधि उसमें काउंट करी जाएगी। तो 20-21 यानी कि 1 अप्रैल 2020 से वह प्रारंभ होकर 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे चलने वाला है। तो 16 वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए यहाँ पे गठित करा गया है और इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो गई 31 अक्टूबर 2000। तो इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी और जब 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी
तो यह 31 मार्च 2031 तक कार्य अपना करेगा। ठीक है, तो 5 साल की समय अवधि हो गई, लेकिन इसमें चूंकि 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, इसमें आगे पीछे के वर्ष भी जो है इसमें वो ऐड कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जो शुद्ध कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2021 तक भारत की जो वित्तीय नीतियां बनेंगी और वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संसद के अनुमोदन के बाद ही तैयार करी जाएंगी। 16 वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के पद पर 2 और आर्थिक सलाहकार 1 के लिए 1 पद भी सृजित करा गया है और इस प्रकार से वित्त आयोग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। देखिए, वित्त आयोग का गठन करा जाएगा, तो वित्त आयोग का गठन के लिए जो भी वित्तीय कार्यकाल 5 वर्ष का बनता है उससे 1.5 से 2 वर्ष पहले वित्त आयोग का गठन कर दिया जाता है और फिर वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति फिर संसद के माध्यम से उस पर चर्चा करवाते हैं और जब संसद उस पर अंतिम निर्णय लेता है तो उसी के अनुसार अगले 5 वर्ष के लिए भारत की वित्तीय नीतियों का निर्णय यहाँ पर लिया जाता है। इस प्रकार से यह वित्त आयोग का विषय हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये संवैधानिक प्रावधान है। पहले हमारे मिलता था नीति आयोग, तो नीति आयोग और वित्त आयोग के जो कार्य क्षेत्र थे तो बहुत बड़ा ओवरलैप था और चूंकि नीति आयोग सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम कर रहा था, इसलिए पहले क्षमा चाहता हूँ मैं, नीति आयोग कह रहा हूँ, योजना आयोग। और चूंकि पहले योजना आयोग सीधे प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता था और योजना आयोग अपने आप में सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, इसलिए कई बार क्लैश मिलता था वित्त आयोग योजना आयोग के मध्य में और उसमें हमने देखा था कि वित्त आयोग की संवैधानिक संस्था होते हुए भी इतना प्रभावशाली नहीं रहा था। फिर 2014 में सरकार बदली और 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया है जो कि संघीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है और इसके बाद वित्त आयोग पुनः अपने संवैधानिक स्थिति के साथ साथ अपने नैतिक दायित्व और संवैधानिक अथॉरिटी में अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश करके सामने निकल कर आता है। वित्त आयोग के संबंध में ही हमारे संवैधानिक प्रावधान थे, इससे कार्यों के संबंध में प्रावधान थे, उसकी रचना संगठन किस प्रकार से गिरे ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी यदि कोई मन में प्रश्न है तो आप मुझे सीधे स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, मैं उसका उचित उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चहल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और अगर आपका ज्ञान अर्जन हो रहा है तो आप इस वीडियो को साझा करना ही प्रारंभ करिए, यही मेरी गुणदक्षिणा होगी। अगले लेक्चर में करंट अफेयर्स के फिर से मैं आपको किसी से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।